हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी का। लेकिन उससे बड़ी बात है कि राजस्थान के लिए खास तौर पे बहुत गर्व की बात है, क्योंकि टेलीफोन ऑपरेटर से आपने देश के कानून मंत्री तक का सफर तय किया। और इसी के लिए राजस्थान का हर एक व्यक्ति जब अर्जुन राम मेघवाल जी को देखता है तो गर्व महसूस करता है कि कहां से कहां तक का सफर। और उस वजह से मैं चाहूंगी कि आप सब लोग जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। थैंक यू सर। सर, आप संसद से आ रहे हैं, देश के कानून मंत्री हैं। एक तरफ संसद ठप है, दूसरी तरफ पक्ष और प्रतिपक्ष यूसीसी के मुद्दे पर अलग अलग राय रखता है, लगातार विपक्ष मुकर है और तीसरी ओर मणिपुर जल रहा है। तो पहला सवाल, संसद से अभी आप यहीं सीधे आ रहे हैं, क्या हालात है सर? देखिए, संसद में जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई 19 को और 20 जुलाई को संसद का सत्र शुरू होना था, तब सारे विपक्ष की एक ही डिमांड थी कि आप मणिपुर पे चर्चा स्वीकार कर लें, हम संसद को चलने देंगे। प्रधानमंत्री जो मीडिया को ब्रीफिंग करते हैं संसद सत्र शुरू होने से पहले, उनमें उन्होंने मणिपुर का भी उल्लेख किया। उसके बाद जब हमने मान लिया कि हम चर्चा स्वीकार करते हैं, डेट और टाइम स्पीकर या चेयरमैन राज्यसभा तय करें, तो उन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया विपक्ष ने कि चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री जी आकर के करें। फिर रूल का स्टैंड बदल लिया। आज जो राज्यसभा में हुआ, राज्यसभा के चेयरमैन साहब ने चर्चा स्वीकार कर ली और चर्चा के लिए नाम पुकार लिया। तो विपक्ष अड़ गया कि हमें तो रूल 267 में चर्चा चाहिए। उन्होंने कहा 267 में पहले ही डिक्लाइन कर चुका हूं, आप रूल 176 में चर्चा, आपके अपोजिशन के नेता भी 176 में चर्चा मांग रहे हैं, इसलिए चर्चा की शुरुआत करो। तो मुझे संसद से सीधा इधर आ रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष शायद मणिपुर पे चर्चा चाहता ही नहीं है। वो हाउस को डिस्टर्ब करना चाहता है, कोई लेजिस्लेटिव बिजनेस नहीं हो, ऐसी उनकी मंशा है। अदरवाइज अब इसमें प्रधानमंत्री जी आकर के चर्चा शुरू करे, ऐसी तो कोई क्यों ऐसी डिमांड इन्होंने रखी? सर, क्योंकि आपकी भी गृह मंत्री, हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे संविधान निर्माता ने हमें दी, गृह मंत्री सक्षम है। अब उन्होंने कहा आज रूल 176 में 2.5 घंटे लिमिटेड है। हमने कहा आप रात भर चर्चा कराओ, तैयार है, तब भी स्वीकार नहीं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब वो मणिपुर पे चर्चा नहीं चाहते, मणिपुर पे राजनीति करना चाहते हैं। पर सर, आप फेल कर दीजिए ना विपक्ष को। जब आप तैयार हैं, पूरी तरीके से सरकार तैयार है, पिछले 15 दिन से कोई हताहत नहीं हुई, आप कागजों के साथ तैयार है, सबूत के साथ, तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं दे देते? देखिए, मैंने अभी जैसे कहा, जिक्र किया कि इससे पहले मणिपुर में घटनाएं हुई, तो उनको लगता है कि ये पुरानी घटनाएं को अभी जिक्र करेंगे तो सही। मणिपुर 53 में हुई, 54 आइसोलेशन में थोड़ी बात करेंगे, इन टोटलिटी में बात करेंगे। उस समय तो कोई गृह मंत्री मणिपुर गया ही नहीं, और संसद में भी जवाब गृह मंत्री ने नहीं देकर के राज्य मंत्री ने दिया। अब तो गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार है। तो उनको लगता है कि हमारी ये पुराने जो मणिपुर में घटनाएं घटी और उसमें हमने हल्के में लिया, उसका जिक्र ज्यादा होगा। इसलिए मुझे लगता है, मैं फिर कह रहा हूं कि वो चर्चा चाहते ही नहीं। लेकिन सर, आपने भी, मैंने आपके ट्वीट्स पढ़े, लगातार फॉलो किया, तो आपने मणिपुर को राजस्थान की जो हुई घटना उससे कंपेयर किया। क्या वो कंपेरेबल घटना थी सर? देखिए, जैसे यहाँ के एमपी कहते हैं कि हम मणिपुर पे चर्चा चाहते हैं, तो ऐसे वो भी एमपी हैं, उनका भी अधिकार है कि राजस्थान में भी तो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी अत्याचार हो रहा है, उसकी भी चर्चा कर लो। वो भी उनके नोटिस हैं। नोटिस मानना नहीं मानना स्पीकर और चेयरमैन राज्यसभा का काम है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, कोई घटना छोटी हो
चाहे बड़ी हो, महिलाओं के प्रति अत्याचार का भाव समाज में अगर है कहीं पर भी तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। और ये सरकार महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से बहुत ऊंचे स्तर का दर्जा देना चाहती है और इस काम में लगी हुई है। सर INDIA वो पूरा डेलीगेशन वहां होया है, आपको लगता है परसेप्शन के लिहाज से या पॉलिटिक्स के लिहाज से वो लीड ले गया इस मामले में, मणिपुर के मामले में? नहीं, वो उसका काम है। उससे पहले गृह मंत्री जी भी गए, 23 दिन हमारे MOS नित्यानंद राय 23 डेज लगातार रहे। ऐसा तो कोई उदाहरण ही नहीं है, इसलिए हमने कोई हल्के में लिया ऐसा विषय नहीं है। हम लगातार उस पर ध्यान रख रहे हैं। आपको भी ध्यान है कि किस तरह से वो मामला विस्फोटक बना, कोई निर्णय जुडिशरी का आया, तो ये सब चीजें ध्यान में हैं और दोनों गुटों के बीच में सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, इसके लिए गृह मंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। सर इसलिए मणिपुर में जो ये घटना शुरू हुई उसका भी जो लिंक है वो कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था, उसके बाद ही गुटों के बीच खींचतान, क्योंकि आप देश के कानून मंत्री हैं, तो उस लिहाज से आप इसको कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया है। निर्णय तो मणिपुर के हाई कोर्ट का ही था मैतेई समुदाय को लेकर के, इसलिए कुकीज और नागा उस बीच में जो अलग तरह का भाव पैदा हुआ। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं 3 मई से जब ये घटनाक्रम घटा तब से लेकर के सरकार बहुत जागरूक है, बहुत चिंतित है। कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है जिसका हम यूज करके वहां स्थिति नॉर्मल बने उसका प्रयास नहीं कर रहे हैं। इवन रिटायर्ड जो वहां के अफसर हैं उनसे भी हम संपर्क में हैं। अल्टीमेटली तो वहां के समाज को समझना पड़ेगा, वहां की स्थितियां समझनी पड़ेगी, और ये कोई पहली बार ही हुआ ऐसा नहीं है, वो भी सब देखना पड़ेगा। और लगे हुए हैं जी हम। मुझे लगता है कि मणिपुर की जनता शांति स्थापना में अपना योगदान देगी। बिल्कुल सर, क्योंकि आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, आगे की क्या रणनीति है सर संसद चलाने की, क्योंकि जिम्मेदारी तो सरकार की है ही सर। अब एक विषय और आ गया संसद में, नो कॉन्फिडेंस मोशन का। बिल्कुल। अब आप देखिए कि सरकार बहुमत में है, इनको भी पता है कि सरकार के पास पूरे संख्या बल है, फिर भी ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए। अब ये लाए हैं तो ये लोकसभा में आ सकता है। हमारे लोकसभा स्पीकर उसके लिए डेट तय करने वाले हैं, तो अब तो बड़ा आवश्यक चर्चा का नो कॉन्फिडेंस मोशन बनने वाला है और हम तैयार हैं जी इसके लिए। हमने जो 9 सालों में जो किया, आप भी तो अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हो, उभरता हुआ भारत, और भारत आगे बढ़ रहा है जी 9 सालों में तेजी से। और हम कई बार कहते भी हैं, कई प्रोग्राम हमने किए भी हैं, 9 साल देश के लिए बेमिसाल। पर सर विपक्ष तो कह रहा है कि वो हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, हम तो हारना चाहते हैं सदन में और बात भी करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को, जिससे उनको जवाब देना पड़े। प्रधानमंत्री जी जब राष्ट्रपति जी अभी भाषण करने आते हैं, धन्यवाद प्रस्ताव पे बोलते हैं। जब प्रधानमंत्री जी का क्वेश्चन डे होता है तो लोकसभा में आते हैं, हम तो देखते हैं ना रोज। लेकिन उनका पता नहीं कोई स्वभाव ही हो गया। अभी मोदी जी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं देश और दुनिया में, तो कैसे उन पे कटाक्ष करें, कैसे उनकी पॉपुलरिटी को कम करें, तो उसके लिए तो जनता में जाना पड़ेगा ना। प्रधानमंत्री जी ने जो एक सूत्र पकड़ा, जो कभी डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने संविधान सौंपते हुए कहा, और सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है कि 26 जनवरी 1950 को राजनीतिक समानता तो आ जाएगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता कौन लाएगा? ये राज में रहे जी कांग्रेस वाले। बाबा साहब के इस कथन को ध्यान ही नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस कथन को पकड़ा और सारी नीतियां उस दिशा में चल रही है कि इस देश में राजनीतिक समानता आने के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक समानता भी आए, गैप कम हो। इसलिए इस दिशा में काम हो रहा है। और इस दिशा में जब काम हो रहा है तो नीति आयोग भी बोलने लग गया कि 13.5 करोड़ गरीब जो है गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए। इनके जमाने में तो नहीं बोले ना, क्योंकि गांव में शौचालय बने, मकान बने, बिजली का कनेक्शन हुआ, लोगों को, ठेड़ी वालों को भी लोन मिला, मुद्रा में भी लोन मिला, आर्थिक स्थिति भी सुधरी, सामाजिक स्थिति भी सुधरी। आपने क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जिक्र करा, लॉ कमीशन
और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी सिर्फ 1.5 लाइन का जिक्र करती है यूसीसी का, मैं उस पर आना चाहूंगी, सिर्फ 1.5 लाइन का। और लॉ कमीशन भी कहता है कि भारत में ऐसी जरूरत नहीं है, विपक्ष लगातार मुखर है। तो अब इसका परसेप्शन ये है कि सिर्फ ये राजनीतिक या वोट बैंक के लिए हो रहा है। नहीं, कौन कहता है जी कि जरूरत नहीं? किसने कहा? लॉ कमीशन में सर देखिए, राय है उसमें। वो ये परसेप्शन गलत बन गया जी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट से चलो, उस समय भी लोगों ने कहा, और बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा जी कि एक छोटा सा एरिया बचा हुआ है, आप पे प्रॉपर्टी एक्ट लागू नहीं है क्या? मुस्लिम सदस्यों से पूछा, आप डिबेट देख लीजिए, तो एक छोटे से एरिया में क्यों आप पीछे रह रहे हो? लेकिन जो आप लॉ कमीशन की बात कर रहे हो, वो 21 लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, वो कंसल्टेशन करने की बात कर रहा है। इसलिए तो 22 जो लॉ कमीशन है उसको ये मैंडेट दिया है हमने। लेकिन 21 लॉ कमीशन ये नहीं कहता कि यूसीसी मत लाओ, वो कंसल्टेशन की बात करता है। तो कंसल्टेशन की बात करने का मतलब ये मान लिया क्या? वो फाइनल रिपोर्ट ही नहीं है। इसलिए हमने जो 22nd जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बना हुआ है उसमें इसको मैंडेट दिया। उन्होंने सुझाव मांगे हैं, मैं समझता हूं 80 लाख से ज्यादा सुझाव आ गए हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। उनकी रिपोर्ट आने दीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। सर, यूसीसी पे भारत 24 ने कैंपेन चलाया है। सिर्फ महिला, शादी, प्रॉपर्टी, अडॉप्शन के साथ साथ बहुत बड़ा मुद्दा है ये, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण हो, तो हम तो इसके पक्ष में हैं, आप इसके पक्ष में हैं। नहीं, हमने लॉ कमीशन को ये मैंडेट दिया, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं जी आपके सबके सामने, ये भ्रम फैला रहे हैं जी कि ये इस धर्म के खिलाफ है, इस धर्म के खिलाफ है। इट इज ए सिविलियन लॉ, इसको पर्सनल लॉ के साथ क्यों जोड़ रहे हैं जी? अब जैसे कोई व्यक्ति है, सड़क पे चल रहा है और ट्रैफिक के नियम तोड़ रहा है, तो क्या हिंदुओं के लिए अलग होने चाहिए, मुसलमानों के लिए अलग होने चाहिए? आप क्या मानते हो बताओ? ये सिविलियन लॉ है जी। देखिए, जैसी बोस हाँ कर रहे हैं, बस यही विषय है, बस इतना ही समझने की जरूरत है। हाँ सर, क्योंकि देखिए अंग्रेजों ने बहुत आसानी से इंडियन पीनल कोड तो लगा दिया, बहुत आसानी से सबने एक्सेप्ट कर लिया ना जब वो हुआ। तो इंडियन खाली इंडियन पेनल कोड नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में कहते हैं कि इंडियन पेनल कोड की बात करते हैं, सीआरपीसी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी एक्ट की बात करते हैं, एविडेंस एक्ट की बात करते हैं, सब बात करते हैं वो। यस, इसके बाद क्या बात? देखिए, इन्होंने एकदम तो आपने अपना पक्ष इंडोर्स कर रख लिया। बिल्कुल सर, इंडोर्स कर लिया। बिल्कुल सर। यस, इट्स ए सिविलियन लॉ ना। सर, देश की सियासत में एक बात चल पड़ी है जब से आप कानून मंत्री बने हैं, क्योंकि हम बात करते हैं वोट बैंक की। तो सर, जिस तरीके से देखिए दलित वोट माना जाता है कांग्रेस की तरफ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उसमें सेंधमारी करी। अब राजस्थान में भी उसी ओर चल रहे हैं, और ना सिर्फ राजस्थान, आपके माध्यम से पूरे देश में। तो वो दलित वोट बैंक कितना इंपैक्ट होगा, चाहे आपके लिहाज से या भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कितना आएगा, क्योंकि वो 2024 या 2023 दोनों के लिए महत्वपूर्ण। क्या है, कांग्रेस ने दलितों को, आदिवासियों को वोट बैंक समझा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मुझे समानता लानी है सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में, तो उन्होंने काम करना शुरू किया। तो आपने भी कहा यूपी में उदाहरण देखने को मिला, 17 में भी मिला, 22 में भी मिला। मैं तो यूपी में एक जगह सह प्रभारी था ब्रज का, मैं तो गया हूं अंदर, मुझे पता लगता है कि 40%, कहीं 45% दलितों ने बीजेपी को वोट दिए विधानसभा में। और जो लोकसभा का चुनाव 2014 का हुआ, उसमें आपका दलित स्टडी सेंटर है, वो हमारा तो है नहीं, ये किसी और का है। वो कहते हैं कि 2014 में 33% दलितों ने वोट दिए मोदी जी को, और 2019 में 39% लोगों ने वोट दिए। इसका मतलब दलित प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं। यही तो पीड़ा है कांग्रेस को। पक्ष में जा रहे हैं। सर, मुझे इससे, आप जब गए थे तो मैं आपके साथ वहां पर इंटरव्यू भी करने आई थी, उस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार जो हमारी मुहिम है यूसीसी को लेकर, उसका प्रोमो आपको दिखाना चाहते हैं। अक्सर मुझसे सब लोग पूछते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों? मैं पूछती हूं, आखिर क्यों नहीं? सवाल नारी सम्मान का है, नारी सुरक्षा का है। जब देश एक है तो कानून एक क्यों नहीं? सवाल केवल बदलाव का ही नहीं, बराबरी का भी है। जब संविधान पर भरोसा है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से किस बात का एतराज?
ये अधिकार है मेरा, ये अधिकार है आपका। जब देश एक तो अधिकार अलग अलग क्यों? मैं भी एक आम महिला हूँ, तो धर्म या जाति के नाम पर मेरे लिए नियम अलग क्यों? अब सवाल ये है कि मेरे लिए कानून अलग क्यों और मेरे भाई के लिए कानून अलग क्यों? बात बेटा और बेटी के समान अवसर और अधिकार की है। हमारे मुल्क में कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। जब कहता है संविधान महिला और पुरुष एक समान, फिर आज भी आखिर महिलाएं ही क्यों दे रही है इम्तिहान? सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति में मेरे साथ साझेदार बनिए, जुड़िए, क्योंकि भारत मांगे यूसीसी। भारत 24 की टीम इंडिया के साझेदार बने। यूसीसी के समर्थन के लिए मिस्ड कॉल दें 9315 600 415 पर। मेघवाल साहब, आपने देखा ये उसको बिल्कुल बिल्कुल सर। और वो रेड लाइट वाला, ट्रैफिक लाइट वाला बिल्कुल। सर समझना ये चाहेंगे, मैं गई थी जब आप वहां पे, जिस इलाके में आपको जिम्मेदारी दी गई थी, आप सह प्रभारी के तौर पे थे, वहां पर बहुत अच्छा रिजल्ट भी निकल कर आया था और उसकी आपने एक इंटरव्यू भी किया था हमारा। बिल्कुल। तो सर सवाल ये कि कर्नाटक के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी का आगामी विधानसभा चुनाव को देखने का नजरिया बदला है, जिसमें राजस्थान भी एक है। अब सवाल ये है कि जब हिजाब का मुद्दा आता है तो माइनॉरिटी एक हो जाता है, लेकिन जब बजरंगबली का मुद्दा आता है तब हिंदू एक नहीं हो पाते, और वही वजह है जो कर्नाटक के नतीजे आए। तब वो अलग अलग जातियों में बढ़ जाते हैं, लेकिन हिजाब के मुद्दे पे मुस्लिम एक हो जाते हैं। तो वो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा प्रॉब्लम रही कि चाहे राजस्थान हो चाहे देश का चुनाव हो। देखिए, हर राज्य का चुनाव अलग होता है। हम कर्नाटक के चुनाव को बहुत डीपली हमने विश्लेषण किया। उसके कई कारण रहे, उसको बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हम ये ध्रुवीकरण की राजनीति में विश्वास ही नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का साफ साफ कहना है कि गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट ये हमारे चुनाव के भी आधार हैं और हमारे राजनीति के भी आधार हैं। हम इस दिशा में ही काम कर रहे हैं। ठीक है, इस बार कर्नाटका ने हमें समर्थन नहीं दिया, हम मेहनत करेंगे, अगली बार देगा। सर अशोक गहलोत कह रहे हैं कि गुड गवर्नेंस और विकास के आधार पर मैं चुनाव जीतूंगा। नरेंद्र मोदी जी गुड गवर्नेंस और विकास के आधार पर चुनाव उनका शायद मुझे लगता है तुष्टीकरण की राजनीति ज्यादा प्रभावी है उनपे। मैं तो कई ऐसे उदाहरण भी दे सकता हूं, और उसके कारण उनका गवर्नेंस गायब होता है। तुष्टीकरण की नीति के कारण उनका गवर्नेंस डेवलपमेंट गायब होता है, और दो खेमों में बंटने के कारण अत्याचार भी बढ़ते हैं। वो तो सबको पता है। आज राजस्थान का विषय ये नहीं है, इसलिए अब तो राजस्थान भारतीय जनता पार्टी ने तो अभियान ही चला दिया, दलितों पे अत्याचार नहीं सहेगा आज ही राजस्थान। मैंने आपसे कहा चलो जयपुर, आज आपका ट्वीट था। वो क्या चीज है सर? 1 तारीख को सचिवालय का घेराव, पूरे राजस्थान से बूथ स्तर के कार्यकर्ता आएंगे कि भाई ये महिलाओं पे अत्याचार, दलितों पे अत्याचार ये नहीं सहेगा राजस्थान, ये विषय। मेघवाल साहब, एक चीज देखने को मिली, तैयारी दोनों पार्टी कर रहे हैं, चाहे विकास के नाम पे, अलग अलग नाम पे, पर आपका संगठन, आपकी फोर्स, जो ताकत है आपकी, आपके कार्यकर्ता खुलकर जमीन पे नहीं उतर रहे, उसकी वजह क्या है? इंतजार है सर किसी चीज का? आप देखना, कल भी उतर रहे थी जमीन पे। मैं तो जाता हूं ना गांव में भी। आप देखिए वातावरण इनके पक्ष का ये कैसे कह रहे हैं कि बना हुआ है। मैं तो गांव में जाता हूं, लोगों से पूछता हूं, शादियों में पूछता हूं, वैसे ही पूछता हूं, साहब अब की बार टर्न आपका ही है, आप ही जीतोगे। मेरे को देख के कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, दुनिया को भी कह रहे हैं। इसलिए जो लोग असेसमेंट कर रहे हैं उनको भी पता है कि कौन आ रहा है, बीजेपी आ रही है राजस्थान में। मुझे आपके एक समर्थक ने कहा कि अब की बार मेघवाल जी की सरकार। नहीं, ये मैं इसमें मैं विश्वास नहीं कर रहा। व्यक्तिगत राजनीति में भाजपा की सरकार बने, इसमें विश्वास करता हूं। सर भाजपा कौन है? भाजपा का चेहरा क्या है? आप कमल मत कहिएगा, कमल पे तो वोट आता है, पर कुर्सी किसकी होगी? मैंने अक्सर आपके इंटरव्यू सुने जिसमें आप कहते हैं कि कमल पे वोट डलेगा। कमल तो सर पार्टी है, पार्टी का चिन्ह है, जरूर कमल पे वोट नहीं डलते हैं क्या? सर कमल पे वोट डलता है, पर चेहरा तो एक आदमी, मुख्यमंत्री कमल सिंह है ना, कमल सिंह हमारा चेहरा है। तो सर कमल चिन्ह है, उस कमल की पार्टी को संभालने वाला कौन होगा सर? इसलिए कह रही हूं,
अभी चर्चा हो रही थी कुछ देर पहले, तो किसी ने कहा कि जो कांग्रेस है वो कम होते होते इतनी हो जाएगी कि इनोवा में आ जाएगी। लेकिन मेरा सवाल उनसे भी यही था कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतने चेहरे हैं कि इनोवा भर के चेहरे हैं जो कुर्सी के लिए। अच्छा, आप राजेंद्र गुडा जी की बात कर रहे हैं क्या? वो तो लाल डायरी का विषय और आ गया राजस्थान में, अब तो बहुत आगे खतरनाक मामला पहुंच गया है। बिल्कुल, पर सर वो तो उन्होंने कहा, वो मंत्री थे तब तो हटाया नहीं उन्होंने। भाई मेरे ख्याल में उनको 4 महीने हो गए कहते हुए कि भाई कांग्रेस पहले इनोवा का, फॉर्च्यून का, फिर भी नहीं हटाया। फिर अब की बार तो विधानसभा में सच बोला, उसकी सजा दी उनको। सर राजेंद्र गुडा जी पे बात जाएगी तो दूर तलक जाएगी, दूर तलक जाएगी। वो काफी और वैसे चुनाव में दूर तलक जाने वाली भी है वो। क्योंकि सर क्या है, राजेंद्र गुडा जी पे जाएगी तो उनके पुराने बयान निकल कर आएंगे, लाल डायरी से लाल टमाटर तक पहुंच जाएंगे, तो फिर उसका जिक्र। लेकिन मेरा एक खास नहीं, वो बात दूर तक जाने वाली भी है। तो सर लाल टमाटर पे फिर आप बता दीजिए आपका क्या टेक है सर। देखिए, मैं फाइनेंस में भी रहा, मैं आपको एक टेक्निकली बताता हूं। रूस और यूक्रेन और कोविड, उसके बाद जो विकसित देश हैं उनकी आर्थिक स्थिति भी चरमरा रही है। भारत की क्यों मजबूत है? क्योंकि हमने फंडामेंटल ठीक रखे। इकोनॉमी के फंडामेंटल की सेक्टर जो आरबीआई तय करता है, हम तय करते हैं, की सेक्टर, उससे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है। दूसरे देशों में देखो, पड़ोस में देखो, ये तो मानना ही पड़ेगा ना कि हमारा जो आर्थिक प्रबंधन है वो शानदार रहा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। हम रशिया से भी हमारे संबंध ठीक हैं, और जो यूक्रेन को समर्थन कर रहे हैं उन देशों से भी हमारे संबंध ठीक हैं। ये हमारी कूटनीति का ही तो परिणाम है। इसलिए रिफिलिंग, ईंधन, इसकी कमी नहीं आने दी देश में, इसलिए महंगाई कंट्रोल में है। कंट्रोल में है। यस, कंट्रोल में 100%। और आप दूसरे देशों को देखिए, पड़ोस में देखिए। आगामी दिनों में ये टमाटर का मुद्दा खत्म होगा सर? इसके लिए भी आप लोग ट्रक वगैरह लगा रहे हैं, हमने देखा अलग अलग तरीके से। ये है कि सस्ते में दाल, सस्ते में टमाटर। नहीं, कुछ चीजें सीजनल होती है, लेकिन हमारी सरकार हर चीज पे नजर रखी हुई है। महंगाई को भी नियंत्रण में रखा है और जीडीपी को भी बराबर। आप पड़ोस में, आसपास पड़ोस कहीं भी देख लेना किसी देश की, इतने जीडीपी का परसेंटेज नहीं है। हम 7% के आसपास पहुंच रहे हैं जीडीपी। मेघवाल साहब, एक आपके चाहने वाले भी ये मानते हैं कि इस बार मेघवाल साहब को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाए। आपका क्या मानना? ये पार्टी का काम है, मेरा काम नहीं है। सर आप मान लीजिए पार्टी आपको लड़ाना नहीं, मेरा पार्टी के काम के लिए मैं क्यों करूं जी काम? पार्टी आपको लड़ाना चाहती है तो कहां से पार्टी का काम है। पार्टी क्या चाहती है, लड़ाना चाहती है कि नहीं लड़ाना चाहती है, टिकट देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है, सब पार्टी का काम है। अगर आप मान काम ही पार्टी का, संसदीय बोर्ड का, वो मैं क्यों करूं? मुझे करना भी नहीं होगा। करना चाहते हैं आप, जगह बता दीजिए आप कहां से। नहीं, मुझे वो काम करना ही नहीं ना जो मेरी इच्छा हो। जो पार्टी की क्या इच्छा हो, पार्टी जाने। सर आज के आपकी सारी बातों पे जगदीश सर बिल्कुल मोहर लगा रहे हैं। बिल्कुल सर, सब बात यह है कि आपसे ये समझना चाहेंगे कि 3 अलग अलग लोगों की यात्राएं आप निकालने वाले हैं। 3 अलग अलग लोग जाएंगे, जिसमें एक सीपी जोशी हैं, दूसरा राजेंद्र राठौड़ जी माने जा रहे हैं और तीसरी वसुंधरा राजे। लेकिन वसुंधरा राजे खेमे से ये बात निकल कर आ रही है कि मुख्यमंत्री तो वही बनेगी। अभी भी इस तरह की खींचतान है, आपकी इसमें राय क्या है? देखिए, यात्रा हमारी 3 जगह से निकलेगी। एक गोगामेडी, ये नौर भादरा के पास का एरिया है। एक सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश जी हैं, ठीक है। और एक आदिवासी क्षेत्र में बेणेश्वर धाम है। ये पार्टी तय करेगी कि इन यात्राओं का नेतृत्व कौन करेगा। लेकिन यात्रा बहुत शानदार रहने वाली है, और बाकी चीजें संसदीय बोर्ड की चीजें, जो आपके सवाल छिपे हैं ना, वो सारे संसदीय बोर्ड में छिपे हुए हैं। लेकिन चर्चा यही है कि जो चेहरा होने वाला है वो आप होने वाले हैं, जिसकी वजह कुछ भी हो सकती है। क्योंकि मैंने पहले दिन से आपको देखा कि 2014 में हमने साइकिल से, पहले सांसद थे जो साइकिल से आते थे पार्लियामेंट, और उस डिसिप्लिन को इतना ड्राइव किया। पहले सांसद थे तो समय पे आते थे, और उस डिसिप्लिन को आपने इतना ड्राइव करा कि और भी सांसद आने लगे। दूसरी बात है, साइकिल क्लब बन गया था हमारा, साइकिल क्लब बन गया था। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से अटेंडेंस उनकी थी, दूसरे सांसद इस बात की चिंता में थे कि भाई मेघवाल जी के चक्कर में हमें भी अटेंडेंस बढ़ानी पड़े। और यही डिसिप्लिन का नतीजा है कि आपको लगातार, क्योंकि आप कोई बयानबाजी नहीं करते, ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड दोनों ही, आज भी आपने कुछ नहीं कहा, और आप बहुत कुछ कहा इन्होंने, माना ना।
जैसी बॉस ने आपका माना कद बढ़ता तो जा रहा माना है। बहुत कुछ का। लगातार आपका कद भी बढ़ता जा रहा है, यही वजह है कि राजस्थान में आपको चेहरे की तरह देखा जा रहा है। एक और खास बात, आप कानून मंत्री हैं, लेकिन किसी ने मुझसे कहा, आपके समर्थक ने ट्वीट अभी मुझे मैसेज किया कि उनसे ये पूछ लीजिए कि कानून तो आपने भी एक तोड़ा है, आपने जल्दी शादी कर ली जो समय से पहले, वो कानून आपने पहले तोड़ा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, उस जमाने में शादी करना मेरे बस में नहीं था, लेकिन शादी के बाद पत्नी को ठीक रखना मेरे बस में था, वो मैंने रखा। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया और इस कॉन्क्लेव में आने के लिए और आपका विजन यहाँ पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।